भारती संसार सिनेमा का बातें बायोस्कोप की, बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। दोस्तों, आज बायोस्कोप की बातें जरा फलसफाई किस्म की हैं, क्योंकि आज जिक्र होगा एक ऐसी फिल्म का जिसकी कहानी का मरकज है मौत। लेकिन मौत भले ही इस कहानी का केंद्र है, सच पूछिए तो ये जिंदगी की कहानी है। जाहिर है ये फिल्म आम फिल्मों की लीक से जरा हटकर है, और आनंद की बात ये है कि फॉर्मूला फिल्म ना होते हुए भी इस फिल्म ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसी अनोखी फिल्म के बारे में यहाँ वहाँ और न जाने कहां से जानकारियां बटोरकर आपके लिए लाए हैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। लोकेंद्र शर्मा के सहायक हैं PKA नायर। तो अब सुनते हैं बायोस्कोप की बातें। दोस्तों, समाज को कोई संदेशा देना हो या किसी को कोई संस्कार देना हो तो शायद कहानी से अच्छा और कोई माध्यम नहीं। कहानी कहने के कई अंदाज हैं, कई तरीके हैं। मतलब फिल्में बनाना भी कहानी कहने का ही एक तरीका है, और जिन्हें ये तरीका बखूबी आता है उनमें एक बहुत आदरणीय नाम है ऋषिकेश मुखर्जी। निर्देशन की मंजिल तक ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म एडिटिंग की सीढ़ियों पर चढ़कर आए हैं, और उनका विश्वास है कि अच्छे निर्देशन के लिए अच्छा एडिटर होना पहली शर्त है। एडिटर के लिए निर्देशक बनना बहुत आसान है, क्योंकि फिल्म तो एडिटिंग रूम पे ही बनते ना, टुकड़ा टुकड़ा होकर के आता है, ज्वाइन करके एक बनता है। तो एडिटर का सब नॉलेज होता है डायरेक्शन का, फिर कैसे साउंड डालने पड़ता है, कैसे म्यूजिक डालने पड़ता है, सब तो एडिटिंग का अंग है। तो एडिटर के लिए डायरेक्टर बनना बहुत आसान है। ऋषिकेश मुखर्जी को उनके परिचित और फिल्म जगत के लोग आदर से ऋषिदा कहते हैं। अपनी 80 बरस की उम्र में से ऋषिदा ने लगभग 55 बरस फिल्मों के साथ बिताए हैं और एक से एक आला फिल्में बनाई हैं, यानी अपने गुरु बिमल रॉय की परंपरा को आगे बढ़ाया है। कला जगत में की गई उनकी सेवाओं के लिए ऋषिकेश मुखर्जी को कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हें मिला वो है भारत सरकार द्वारा दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नई सदी शुरू होने तक 1970 से शुरू किए गए इस पुरस्कार को फिल्म जगत के 30 महारथियों ने पाया, और ऋषिकेश मुखर्जी सन 1999 के लिए इसे पाने वाले 31वें सम्मानित व्यक्तित्व बने। सन 1922 के सितंबर महीने के 30वें दिन कलकत्ता में जन्मे ऋषिदा ने पहले तो वहीं की यूनिवर्सिटी में विज्ञान की पढ़ाई की, फिर आकाशवाणी के स्टूडियो में अपनी कलाकारी के जलवे दिखाए, और उसके बाद 1945 में लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में न्यू थिएटर्स की नौकरी कर ली। इस दौरान उनकी रुचि कैंची चलाने में जागी तो संपादक बन गए। कतरनी का कमाल पहली बार दिखाई दिया सन 1950 में। फिल्म थी बंगला की तथापि। इसके बाद वे बिमल रॉय की टीम के सदस्य बन गए और संपादन भी करते रहे। बाद में जब बॉम्बे टॉकीज के निमंत्रण पर बिमल रॉय बंबई आए तो ऋषिकेश मुखर्जी भी उनके साथ हिंदी फिल्मों के मैदान में आ गए। एडिटर तो थे ही, कितने अच्छे थे इस बारे में दादा मुनि यानी अशोक कुमार का कहना है। उसका देखा मैंने कि जो एडिट करता है बहुत ही संभल कर करता है, बहुत सूझबूझ कर करता है। अच्छा, मैं भी एडिटर रहा, इसलिए मेरे को समझने में तकलीफ नहीं हुई उसकी। मैंने कहा तुमसे अच्छा एडिटर मैं नहीं हूं, मैं भी एडिटर अच्छा हूं लेकिन तुमसे अच्छा नहीं हूं। सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी पहली फिल्म निर्देशित की, मुसाफिर। मुसाफिर में निर्देशन का मौका मिला, इस बात का श्रेय ऋषिदा दिलीप कुमार को देते हैं। मैंने फिल्म बनाना विमानडर से सीखा, लेकिन डायरेक्टर मुझे बनाया दिलीप कुमार, मेन भी दिलीप कुमार। सुचित्रा सेन, किशोर, ये लोग भी बहुत मुझे मदद किया। उन्होंने बोलते थे आप पिक्चर डायरेक्ट करो, लेकिन दिलीप कुमार ने मुझे डायरेक्टर बनाया। ऋषिदा के अनुसार उनके निर्देशन की शुरुआत दिलीप कुमार की वजह से हुई, लेकिन स्वयं दिलीप कुमार यानी यूसुफ साहब का कहना कुछ और है।
एक किस्म का लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मुझको दे रहे हैं, जिसका मुझे एहसास है कि मैंने नहीं दिलाया इनको डायरेक्शन, वो कई जगह डायरेक्ट कर सकते थे पिक्चर। जो भी हो, फिल्म मुसाफिर वो पहली फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर के साथ एक गाना भी गाया। दिलीप कुमार आए थे देवदास में काम करने के लिए, तो उस टाइम पे दोस्ती हुई। मैं मोहन स्टूडियो के बाजू में जो मकान थे सावंत सदन, उसमें छोटा फ्लैट में रहता था, तो यूसुफ हमेशा आता था, वहां हम गपशप करते थे। मैंने देखा बहुत अच्छा गाना गाता है, क्लासिकल गाना तो कमाल का गाता है वो। तो मैं बोला तुम गाना गाओगे, रिवाज करो। इस गीत और गायकी में देवदास के किरदार की झलक कितनी साफ है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। अपनी मस्ती का जोगी अपनी मस्ती का जोगी ऐसे समझाए मुसाफिर के बाद सन 1960 में ऋषिकेश मुखर्जी ने राज कपूर और नूतन को लेकर एक बेहद कामयाब फिल्म बनाई, अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अनाड़ी ने ऋषिकेश मुखर्जी को एक सुलझे हुए निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया और अगले ही बरस 1961 में उन्होंने बनाई अनुराधा और राष्ट्रपति से पाया स्वर्ण पदक। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मोरी सो गई अखियाँ। फिल्म अनाड़ी में ललिता पवार ने मिसेस टीसा नाम की एक ईसाई महिला का बड़ा जीवंत अभिनय किया था। इसी चरित्र को विस्तारित किया ऋषिदा ने सन 1961 में फिल्म मेम दीदी बनाकर। हम तो ये समझ के इधर आया था कि इधर सब भाई भाई, हम देख लिया इधर कोई किसी का नहीं। ओ मेम साहब, खुदा के लिए तुम्हारा आंसू बंद करो। हम खून का दरिया देख सकते हैं मगर औरत का आंसू नहीं देख सकते हैं। हम कान पकड़ के तौबा करते हैं। मेम साहब, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ा खता हो गया है। हम अभी कभी दादागिरी नहीं दिखाएंगे। तुम दादागिरी नहीं दिखाएगा, ठीक है, पर हम दीदीगिरी जरूर दिखाएगा। आज से हम तुम्हारा बहन, तुम्हारा दीदी। दीदी दीदी मेम साहब, मेम साहब दीदी। नहीं शेरा, मेम दीदी बोलो। सन 1966 में अपने ही परिवार के एक चरित्र से प्रेरणा लेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई अनुपमा और एक बार फिर राष्ट्रपति से पुरस्कार पाया। इस बार मिला रजत पदक। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, कोई आता है यूं तड़प के न तड़पा मुझे बार बार, कोई आता है धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी आशिक, असली नकली, साँझ और सवेरा, दो दिल, बीवी और मकान, गबन, मजली दीदी, आशीर्वाद, आनंद, बुढ़ा मिल गया, गुड्डी, बावर्ची, सबसे बड़ा सुख, अभिमान, नमक हराम, चुपके चुपके,
मिली, आलाप, जुर्माना, गोलमाल, खूबसूरत, नरम गरम, बेमिसाल और सत्यकाम आदि कई फिल्में पर्दे पर आईं और हिंदी फिल्मों के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। सत्यकाम को ऋषिकेश मुखर्जी अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। सत्यकाम जिसे मैं मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर समझता हूँ, वो पढ़ के मुझे लगा था वही गुस्सा जो ऑथर का है, वही गुस्सा दुख है, वही आया मुझे भी, अपना ही जिंदगी था इसे लगा। सत्यकाम का चरित्र ऋषिकेश मुखर्जी का आदर्श है। सच के प्रति उनकी निष्ठा ठीक सत्यकाम जैसी है। सच बोलने वाले में अगर दुख सहने की हिम्मत है तो दुख देने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सच्चाई एक अंगारे की तरह है, इसे हाथ पर रखो और हाथ न चले, ये नहीं हो सकता। ऋषिकेश मुखर्जी की कला सेवा के लिए 31वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कहने को एक पुरस्कार है, लेकिन वास्तव में यह उनके प्रति कला जगत का आभार है। उनकी फिल्मों ने केवल मनोरंजन ही नहीं दिया, समाज को एक आदर्श जीवन की दिशा भी दिखाई है। इस पुरस्कार का समाचार सुनकर दिलीप कुमार बेहद खुश हुए। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। ही डिजर्व्स इट। अब जो उनको ये अवार्ड मिला है, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे गुणी लोगों को जब अवार्ड मिलता है तो आदमी का जी खुश होता है। खुशी ऋषिकेश मुखर्जी को भी हो, ये भी स्वाभाविक ही था। अवार्ड मिलने से खुशी तो होती, क्यों याद किया आदमी लोगों ने, हमने जो काम किया मुझे भूला नहीं, सब मिलने आते, पुराना यादें आ जाते, यही खुशी होती। ऋषिकेश मुखर्जी जैसे कलाकारों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाए, ये कला पारखियों का कर्तव्य है, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी मानते हैं कि उनका धर्म है आदर्श जीवन का संदेश समाज तक पहुंचाना। मरने की बात भी करना तो कुछ यूं करना कि बात जीवन की लगे। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ऋषिकेश मुखर्जी की इस चर्चा के बाद आइए अब शुरू करते हैं उनकी एक बहुचर्चित फिल्म की चर्चा, और करते हैं वो बातें जो इस बहुचर्चित फिल्म की कहानी के पीछे की कहानी कहती हैं। फिल्म का नाम है आनंद। आनंद कहानी है एक पहेली की, और इस पहेली का नाम है जिंदगी। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि फिल्म आनंद की कहानी जापान के महान फिल्मकार अकीरा कुरोसावा की फिल्म इकिरू से प्रभावित है। इकिरू का अर्थ होता है जिंदगी, लेकिन स्वयं ऋषिकेश मुखर्जी के अनुसार फिल्म आनंद की कहानी का बीज उनके अंतर्मन में इकिरू दर्शन के 3 बरस पहले ही हो गया था। उस दौरान वे एक फिल्म फेस्टिवल के सिलसिले में रूस यात्रा पर गए थे। कई फिल्मी हस्तियों के साथ उनके साथ राज कपूर भी थे। राज कपूर थे पंजाबी और ऋषिदा बंगाली। वहीं दोनों की पक्की दोस्ती हो गई। राज कपूर ऋषिदा को बाबू मोशाय कहा करते थे। बाद में यही संबोधन फिल्म आनंद में डॉक्टर भास्कर बनर्जी को, यानी अमिताभ बच्चन को दिया गया। और हां, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको यह भी याद होगा कि फिल्म आनंद राज कपूर को समर्पित की गई थी।
ओ मैंने तेरे लिए ही साफ रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने, ओ मैंने तेरे लिए ही साथ रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही साथ रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूस यात्रा के दौरान ऋषिदा और राज कपूर ऐसे अंतरंग मित्र बन गए कि राज कपूर अक्सर अपना मन ऋषिदा के आगे खोल दिया करते। एक बार राज कपूर ने बताया कि उन्हें हमेशा दिल की बीमारी और अचानक मरने का डर लगा रहता है। ऋषिदा ने समझाया कि यह उनका वहम है और इस पर काबू पाने के लिए कुछ पॉजिटिव काम किया करें। बात आई गई हो गई, लेकिन शायद यही वो बात थी जो फिल्म आनंद की कहानी का बीज बनी। एक नौजवान जो मरने के समीप है, कैसे वो दूसरों को जीवन का संदेश दे सकता है, यही विचार कहानी बनकर पर्दे पर उतरा फिल्म आनंद के रूप में। बाबू मोशाय, आपकी उम्र क्या? 30। 100 में से 30 गए, कितने रह गए दोस्त? 70। आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत तो एक पल है बाबू मोशाय। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाला, उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। फिल्म आनंद में सबको आनंदित करने वाले हीरो थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना उन दिनों लोकप्रियता के शिखर पर थे। किसी नई फिल्म को साइन करने से पहले वो खासे नखरे किया करते थे, लेकिन इस फिल्म के लिए ऋषिकेश मुखर्जी की भी कुछ शर्तें थीं। पहली तो ये कि वो किसी को भी कहानी नहीं सुनाएंगे, दूसरी ये कि हीरो वाली प्राइस नहीं देंगे, और तीसरी, जो भी हीरो होगा उसे 20 दिन तक लगातार शूटिंग करने के लिए राजी होना होगा। गुलजार साहब ने ये सारी शर्तें राजेश खन्ना के सामने रखीं और सलाह दी कि वे इन्हें मान लें। राजेश खन्ना ने पल भर सोचा और फिर कहा, मुझे मंजूर है। फिल्म आनंद का दूसरा किरदार अमिताभ बच्चन को दिया गया, और ये कैसे हो पाया, इस बारे में ऋषिदा कहते हैं, अब्बास साहब ने लाए थे अमिताभ को मेरे पास, तो उस टाइम को देखते ही लगा कि यही मेरा कैरेक्टर है। ऐसा ही आवाज, लंबा चेहरा, ग्लैमर नहीं, डीप सेट आईज है, मुझे लगा यही मेरा कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर यानी बाबू मोशाय अमिताभ बच्चन को मिल गया। बाबू मोशाय का चरित्र आक्रोश भरा है। आक्रोश इस बात का कि वो डॉक्टर है, फिर भी लोगों को मौत से बचा नहीं सकता। मैं रोग से लड़ सकता था, लेकिन भूख और गरीबी से कैसे लड़ता? जिस जंग के लिए मैं मैदान में उतरा था, उस जंग के हथियार मेरे पास नहीं थे। मैंने देखा सैकड़ों हजारों लोगों में विटामिन की कमी है, लेकिन जिनके पास खाने को कुछ नहीं, उन्हें विटामिन देने से फायदा? दवाओं से रोग छूट सकते हैं, लेकिन गरीबी तो नहीं। इतने सालों की आजादी के बाद भी मैंने देखा लोगों के पास नमक खरीदने के लिए पैसे नहीं। मैं उन्हें दवाएं खरीदने के लिए कैसे कहूं? कॉलेज से डिग्री लेते हुए जिंदगी को बचाने की कसम खाई थी।
और अब ऐसा लग रहा है जैसे कदम कदम पर मौत को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। फिल्म आनंद की पटकथा कुछ यूं रची गई कि डॉक्टर भास्कर को कहानी का सूत्रधार बनाया गया। फिल्म आनंद की कहानी इसी पात्र यानी बाबू मोशाय यानी डॉक्टर भास्कर बनर्जी के द्वारा लिखी गई डायरी के कुछ पन्ने हैं। आनंद की जिंदगी के आखिरी 3 महीनों की कहानी है ये। अगर आनंद आपको किसी कहानी का चरित्र लगा है या कल्पना की रचना महसूस हुआ है तो वो कमजोरी मेरे लिखने में, वो नाकामयाबी मेरी है। आनंद को दोस्तों का शौक था। लगता था हर वक्त हर जगह उसे किसी दोस्त की तलाश है, और इसीलिए मैंने ये किताब छपवाई कि 2, 4, 10 की गिनती से निकलकर उसकी दोस्ती में सारी दुनिया से करा दूं। दुनिया से आनंद की दोस्ती कराने की तड़प डॉक्टर भास्कर के दिल में बहुत बाद में जागी। उसके दुनिया से चले जाने के बाद पहले तो जागी थी बेबसी और आक्रोश। उस दिन जब पहली बार उसने आनंद का एक्सरे देखा। देखने को है ही क्या, चंद महीनों में डिस्टेंशन ऑफ स्टमक होगा, ट्यूमर बस्ट कर जाएगा, नहीं तो अक्यूट एनीमिया होगा, सांस नहीं ले पाएगा। साफ कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा 4 या 6 महीने। डॉक्टर भास्कर ने आनंद को अंदर से देखा था एक्सरे के जरिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्वयं आनंद कमरे में दाखिल हुआ पूरे जिस्म के साथ। अरे कहा था ना फिर मिलेंगे, मिल गए ना, बैठो। तुम्हें बीच में तुम्हारी शादी होगी? हाँ। अभी कैसी है? बहुत अच्छी है। जूनियर सीनियर? अभी तक 2 ही है। क्या यार, 3 साल शादी को हो गए, एक कंपाउंडर पैदा नहीं कर सके? तुम त्रिवेदी को कंसल्ट करो। अरे हाँ, त्रिवेदी का क्या हाल है? हाल क्या, वही फैमिली प्लानिंग, 2 या 3 बस। और उसके अपने बच्चे? अपने बच्चे 2 और 3 यानी कि 5 बस। 5? अरे हाँ अनंत, इनसे मिलो, ये डॉक्टर भास्कर बनर्जी। अरे बाबू मोशाय, लड़कियां कॉलेज में आपको बाबू मोशाय बुलाया करती थी ना? त्रिवेदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सुना है बहुत लड़कियां मरा करती थी आप पर। अब क्या हाल है? लेकिन आनंद, तुम तो कल आने वाले थे। अरे अपना तो हर काम ऐसे ही होता है दोस्त। जब मैं पैदा होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा कि 21 अक्टूबर को पैदा होगा। मैं 20 को अटक का। अगर अब किसी डॉक्टर ने मेरे मरने की तारीख लिख दी तो देख लेना, मैं उससे पहले खिसक जाऊंगा। अरे हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारे ऑफिस में मैंने अपनी जायदाद रखी है, एक सूटकेस और एक टेप रिकॉर्डर। बोरिया ले आओ, बिस्तरा नहीं ला। फिक्र न करो, तुम्हारा बिस्तर ऊपर के केबिन में लगाया है, तुम यही रहोगे। तुम्हारी एक्सरे प्रिंट में दिखा रहा था डॉक्टर बनर्जी को। अरे वाह, यहाँ तो अपनी फिल्म चल रही है। ए बाबू शायद क्या मिला? वो मैं त्रिवेदी को लिख दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कमाल है, मेरी चीज और मैं फिक्र नहीं करूं। क्या जानना चाहते हैं आप? कम से कम बीमारी का नाम तो बता दीजिए। बीमारी का नाम जानकर क्या मिलेगा आपको? मिले ना मिले, बताना जरूर पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि आपको लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ है तो आप क्या समझेंगे? क्या 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 क्या? फिर से कहिए। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। वाह वाह, क्या बात है, क्या नाम है। ऐसा लगता है जैसे किसी वाइस रॉय का नाम है। बीमारी हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाय। वाह वाह, क्या नाम है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। ये मजाक और मस्करीपन की बात नहीं। आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है, जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आनंद को डॉक्टर कुलकर्णी के नर्सिंग होम के एक कमरे में रखा गया, लेकिन कमरे में बंद और बिस्तर में कैद होकर आनंद कैसे रहता? सो चुपके से वहां से रफू होकर वो डॉक्टर भास्कर के घर चला आया। अरे आनंद जी आप, ये आप क्या है? क्या फैसला हुआ था? तुम बोलो। हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं भागा है बाबू मोशाय। अच्छे आ रहे हो तुम, मुझे वहां पिंजरे में डालकर खुद गायब। देखो बाबू मोशाय, अगर मुझे वहां पर रखना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं वहां अकेले रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन आनंद, तुम्हारे लिए वहां रहना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। अगर जिंदा रहना जरूरी है तो आदमी जहाँ हंसकर जिंदा रहे वही रहना चाहिए। अरे नर्सिंग होम में तो आदमी खामखा ही बीमार नजर आता है। मैं अपना इलाज कराने थोड़ी आया हूँ, मुझे तो सब मालूम है। मैं तो तुम लोगों से मिलने आया हूँ। ए बाबू मोशाय, देखो ना, मेरा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं। जब तक हूँ अपने पास ही रहने दो ना।
डॉक्टर भास्कर जानते थे कि आनंद की जिंदगी अब बहुत छोटी है, सो उसकी ये छोटी सी बात वो कैसे टाल दे। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। आनंद जैसे कोई व्यक्ति नहीं, एक आनंद और मस्ती से भरा हुआ खजाना था। हर माहौल, हर इंसान और हर हाल में वो खुश रहना और खुश रखना जानता था। जिंदा दिली का आलम ये कि राह में कोई अनजान मिल गया तो उसकी पीठ पर भी धौल जमाया और बात करना शुरू। अरे मुरारीलाल जी, यहाँ कैसे? तबीयत तो ठीक है ना? आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम आनंद है, आनंद। कुतुब मीनार पे बियर पिला के मुझको आउट कर दिया था। खैर बताओ, गुड़ का धंधा कैसे चल रहा? देखिए, न तो मैं मुरारीलाल हूँ न मैं गुड़ का धंधा करता हूँ। मेरा नाम चंद्रनाथ है और मैं तेल का बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपने तेल बेचना शुरू कर दिया? शुरू नहीं किया, बाप दादा के जमाने से बेचते हैं। तो क्या हुआ मुरारीलाल जी, गुड़ हो या तेल, बिजनेस दोनों बहुत अच्छे। मैंने कहा ना, मेरा नाम चंद्रनाथ है। ये छोड़िए साहब, नाम में क्या रखा है। अगर आपका नाम चंद्रनाथ नहीं होता तो कुछ और होता, तो क्या आप बदल जाते? आप यही रहते, यही बिजनेस करते, यहीं पे मिलते। चलिए इसी बात पे मिलाइए हाथ। डॉक्टर बनर्जी यानी बाबू मोशाय डॉक्टर कुलकर्णी के नर्सिंग होम में गए तो आनंद घर में अकेला क्या करता। वो भी पीछे पीछे नर्सिंग होम पहुंच गया, लेकिन सामना हो गया उस मेट्रन से जिसे चकमा देकर वो अपने बाबू मोशाय के घर चला आया था एक दिन पहले। यहाँ क्या कर रहे थे? मैं प्रार्थना कर रहा था। कहाँ भाग गए थे? घर। घर? डॉक्टर बनर्जी के घर। कैसे क्यों नहीं गए? मैं डर गया था। मालूम है तुम्हारी वजह से डॉक्टर कुलकर्णी ने कितना डांटा है मुझे। तो क्या हुआ, आप भी तो डांट रही है मुझे। बातें बहुत करते हो। बहुत ज्यादा, इसलिए तो भाग गया था। बातें किए बगैर मैं रह नहीं सकता और आप मुझे चुपचाप कैबिन में सुला देना चाहती थी। मैं क्या अपने लिए सख्ती करती हूँ? तुम लोगों को तो बच्चों की तरह संभालना पड़ता है, और माएँ क्या डांटती नहीं बच्चों को? हाँ, बाद में मुझे भी ये ख्याल आया कि सब लोग आपको सिस्टर क्यों बुलाते हैं, मदर बुलाना चाहिए। मैं मदर मैट्रन बुलाऊंगा। कहना मानोगे ना माँ का? जरूर, अब तो माँ से दोस्ती हो गई। तो फिर चलो कैबिन में। नहीं, कैबिन में नहीं, वहाँ अकेले पड़े पड़े मैं मर जाऊंगा। चाहो तो अपने घर ले चलो, लेकिन वहाँ नहीं। देखना कैसे बांध के रखती हूँ मैं। बांध के मुझे कोई नहीं रख पाएगा मम्मी, ठीक निकल जाऊंगा। आनंद जानता था कि उसे कोई भी बांध नहीं पाएगा, लेकिन उसका व्यवहार हर किसी को मुंह से बांध लेता। मैट्रन भी ममता से भरे बिना कैसे रहती, और इसी ममता से भरी चिंता के कारण मैट्रन के होठों पर एक सवाल आया। डॉक्टर बनर्जी, उसे हुआ क्या है? लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। फर्स्ट स्टेज है ना डॉक्टर? अच्छा हो जाएगा ना? नहीं सिस्टर, लास्ट स्टेज पे है। अगले दिन डॉक्टर कुलकर्णी की शादी की सालगिरह थी। उनके घर पहुंचकर बाबू मोशाय ने तो बधाई बाद में दी, आनंद दरवाजे से ही शादी की मंत्र पढ़ता हुआ घर में दाखिल हुआ। प्रजापति ऋषि अनुष्ट प्रचंड सर्व कर्मारंभे विनियोग, हरि ओम स्वाहा, हरि ओम स्वाहा। ये क्या पंडित के मंत्र खत्म नहीं हुआ है, कन्या वर के सामने आ गई। भैया एक बात बताइए, हाँ? आप किस चीज का इलाज करा रहे हैं इनसे? क्या रोग है? अच्छा, जुकाम। बताइए ना भैया, क्यों मजाक करते हैं? यही तो मुसीबत है, सीधी सादी हिंदी में जुकाम कहो तो बीमारी नहीं लगती। हाँ, अगर मैं इसका कोई डॉक्टरी नाम बतलाता जैसे लिम्फोसार्कोमा ऑफ द नोज, तो तुम कहती वाह 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 क्या बीमारी है। छोड़िए भैया, आप भी छुपा रहे हैं।
ये अचानक भैया भैया क्या लगा रखा? तुम तो मेरी भाभी हो। नहीं, भाभी नहीं, बहन हूँ आपकी, और आप मेरे भाई है। ठीक है, तो अब मैं नाम से बुलाऊंगा तुम्हें, सुमन। अबे साले बैठना। ठीक, आपको ये अचानक क्या हो गया? होना क्या है, साला कब से खड़ा है, बैठता ही नहीं। बैठ। तुमच्या जिभेला काही हात काय वाटेल ते बडबडता, त्यांना काय वाटेल? सुमन सुमन, ठीक तो है, तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारे पति का क्या लगा? साला। तो साले को साला बोलने दो ना। आनंद हंसी खुशी मस्ती और जिंदा दिली का जीता जागता रूप था, लेकिन कभी जब वो अकेला होता, सामने सूरज डूब रहा होता, सांझ ढल रही होती, तो बुझते हुए दिन को देखकर यदा कदा कहीं भीतर छुपा हुआ उसका दर्द आनंद के होठों तक आ जाता। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। आनंद के सुरों का दर्द डॉक्टर भास्कर ने महसूस किया तो उनसे रहा नहीं गया। आनंद, खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो, आज मेरे साथ थोड़ा सा अपना गम भी बांट लो। नहीं 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 बाबू मोशाय, ये चीज मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाला। हाँ, माफ करना, जरा इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश हूँ। अगले दिन आनंद को एक और मुरारी लाल दिखाई दे गया। ए मुरारी लाल, क्या पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू, कुतुब मीनार पर बियर प्लाट का आउट कर दिया था। आप भूल कर रहे हैं साहब, मैं कभी दिल्ली नहीं गया। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही कमजोर है यार। मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, मेरा नाम मुरारी नहीं, मेरा नाम जगदीश है। अरे 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 अरे, मेरा एक दोस्त मुरारी लाल है, उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। चलिए इसी बहाने एक और मुरारी लाल से दोस्ती हो गई। मिलाइए हाथ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी है। आपको ही? जी हुई। और याद रखिए, आइंदा जब भी मिलेगा भूलिएगा मत। जी नहीं। अभी आप जा सकते हैं। नमस्ते। आनंद, अरे इस तरह पीठ पर हाथ मारने से पहले तुम्हें देख तो लेना चाहिए था ये मुरारी लाल है या नहीं। मुरारी नाम के किसी आदमी को तो मैं जानता ही नहीं। तो क्या? अरे उसे मिलने को जी चाहा सो मिल लिया। देखो बाबू मुझे, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन फिर वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हाँ, कभी कभी। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी आदमी ने तुम्हारा कोई भला नहीं किया फिर भी वो बहुत अच्छा लगता? हाँ, लगता है। क्यों? क्योंकि वो मैं समझाता हूँ। देखो बाबू मुझे, हर एक बॉडी एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। ये अपना जगदीश था ना, इसकी बॉडी में से एक वाइब्रेशन निकली, मैंने फौरन रिसीव कर ली, बस दोस्ती हो गई। बड़ी ग्रेट थियरी है बाबू मुझे, रिसर्च करोगे तो नोबेल प्राइज मिलेगा।
हाँ, ये क्या पागलपन है? बाबू शाह, तुम इसे पागलपन कहते हो? जिंदगी में एक आदमी अच्छा लगा, उससे मिले, उससे बातचीत की, उसे छूकर देखा, और क्या चाहिए? हाँ, आनंद का एक दोस्त डॉक्टर कुलकर्णी तो शादीशुदा था, लेकिन बाबू मोशाय अभी तक अकेले थे। आनंद को विश्वास नहीं होता कि भास्कर का कहीं चक्कर नहीं होगा। एक दिन उसने पूछ ही लिया और भास्कर की टालम टोल पर गर्म भी हो गया। भास्कर, बस कर और टालने की कोशिश मत कर। साफ साफ बताओ ये कौन है और कहाँ रहती है? भाई कौन कहाँ? जिस लड़की से तुम्हारी कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी क्या? अरे वही जिसे हिंदी में अमिश कहते हैं और बंगाली में बालूबाशी। मेरा कोई इश्विश नहीं। बोल बिश्ना, बोल बिश्ना। भाइयों और बहनों, आज के जमाने में ऐसे भी नौजवान हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इसके बारे में। आनंद, ये क्या हो रहा है? फिर बताओ। कहा ना कुछ नहीं। फिर झूठ। भाई और बहनों। आनंद, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ब्लैक या व्हाइट, मेल या फीमेल, बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कौन है वो? कोई तो होगी जिसे देखकर दिल धड़का होगा। एक पेशेंट थी मेरी, निमोनिया हुआ था उसे। उसका इलाज करते हुए उसे। समझ गया, समझ गया। नाम क्या? रेनू। कहाँ रहती? यहीं स्कूल में पढ़ाती। आनंद के लिए बस इतनी जानकारी काफी थी। अगले दिन जब रेणु भास्कर के घर आई तो आनंद सामने आकर खड़ा हो गया। रेणु जी, ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है आनंद। रेणु जी। ये बाबू है, ये है ना वो कंटिन्यूटी वाली आनंद, जिसके लिए तुम्हारा दिल धक धक करता है, रातों को नींद नहीं आती है। आनंद जी, क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, रातों को नींद नहीं आती है तुमने नहीं कहा। लेकिन रेणु जी, आप स्कूल में पढ़ा थी? निमोनिया हुआ था आपको? जी हाँ। इलाज इसने किया था? जी। मुझे कैसे मालूम पड़ा? अरे इसी ने तो बताया था सब कुछ। बड़ा डरपोक है भाभी। आनंद, अभी भाभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये आनंद आनंद कहकर मुझे क्यों डांट रहे हैं? लड़की से प्यार करते हो, लड़की को बता नहीं सकते? हाँ, विल यू प्लीज शट अप। जब सलीम और अनारकली दोनों खामोश हैं, मुगले आजम खामखा बीच में बोले जा रहा। लेकिन रेणु जी, मैं सच बोल रहा हूँ, ये बुद्धू आपसे बहुत प्यार करता। हाँ, जा रहा हूं। आनंद की बातों का यकीन तो नहीं किया आपने? नहीं। क्यों नहीं किया? सच तो कहा है उसने। जो बात मैं खुद न कह सका, अच्छा हुआ मेरे दोस्त ने कह दी। लेकिन रेणु जी, अगर ये फीलिंग सिर्फ मेरी तरफ से है तो कह दीजिएगा, ताकि बाद में मुझे शर्मिंदा न होना पड़े। आपके दोस्त ने ठीक ही कहा, आप सचमुच डरपोक हैं। आनंद के इसरार पर तीनों घूमने निकले। शाम हो रही थी। तीनों समंदर की रेत में जा बैठे। सामने सूरज पानी में उतर रहा था और भास्कर का कवि हृदय भावुक सा हो आया। ये पानी का रंग देखा आपने? लगता है जैसे शाम का आसमान पिघल पिघल कर टपक रहा हो। तेरी की, मुझे तो ऐसे लगता है कोई लड़का गिर गया है, नाक में चोट आई है और उसकी नाक बह रही है। अबे उल्लू, लड़की से प्यार करता तो उसका हाथ पकड़ शादी ब्याह की बात कर। समुद्र और आसमान क्या दिखा रहे उसे? हैं? डरपोक, हिपोक्रेट, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये दोस्त आपका, इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। महीना भर हुआ दिल्ली से आया इलाज कराने। क्या हुआ? बहुत बुरी बीमारी, जानती हो, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहेगा। भगवान ही कोई मिरेकल दिखा दे तो कह नहीं सकता। आप तो भगवान को मानते ही नहीं थे। अब मानने को जी चाहता है। आनंद के लिए कुछ भी मानने को जी चाहता है। ऐसा हंसता खेलता इंसान आप उन्हें बताएगा नहीं? वो जानता है, सब कुछ जानता है। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
रेणु और भास्कर का प्रेम विवाह की चौखट तक पहुंचे, दोनों का घर बसे और दोनों सुखी रहें। आनंद के लिए ये काम जैसे एक मिशन था और इसे पूरा करने के लिए अगले ही दिन वो जा पहुंचा रेणु के घर। आप रेणु जी की माता जी? हाँ। माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानती माँ जी, रेणु जी जानती हैं। मैं उन्हीं के लिए आया हूँ। वो तो देर से आएगी बेटे। इसीलिए तो मैं जल्दी से आ गया माँ जी। अरे नीचे क्यों बैठ गए? तो क्या हो गया, आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। माँ जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम? एक जमाने में ये काम नाई किया करते थे माँ जी, आजकल भाई करते हैं। मैं समझी नहीं। मैं रेणु जी के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ, मैं उन्हें अपनी भाई बनाना चाहता हूँ। हो, इसमें मैं क्या कहूँ बेटा, इसका फैसला तो रेणु ही करेगी। आजकल वो जमाना तो रहा नहीं, माँ बाप ने वर चुन लिया और बेटी चुपचाप डोली चल गई। आजकल तो लड़का लड़की देख न ले जब तक। मैं सब जानता हूँ माँ जी, सब जानता हूँ। दरअसल लड़की ने लड़के को देख लिया और लड़के ने लड़की को मैंने और रघु काका ने देख लिया। अगर आप लड़के को देखना चाहती हैं तो बड़े शौक से देखिए, डॉक्टर है। और जब भाभी को, मेरा मतलब है कि जब कन्या को निमोनिया हुआ था तो उसी वक्त ने इलाज किया था। कौन? भास्कर? जी हाँ, मेरा भाई है, भाई। सच बेटा, मेरे नसीब में इतना सुख है। तो रिश्ता नक्की, बात पक्की? बेटा, तूने रेणु का रिश्ता लाया, बड़ी खुशी हुई। तुझे देख के ऐसा लगता है कि बेटी तो पराई हुई लेकिन मुझे बेटा मिल गया। भगवान करे तू 100 साल जी। भास्कर और रेणु के रिश्ते की खुशखबरी सुनाने आनंद डॉक्टर कुलकर्णी के यहां पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी पत्नी यानी आनंद की मुंह बोली बहन सुमन भगवान के आगे हाथ जोड़े प्रार्थना कर रही है। भगवान से अपने लिए नहीं, कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ मांगना चाहिए। लेकिन आज तो मैं ये सिर्फ अपने लिए मांग रही थी। क्या? समझा, खिलौने विलौने ले आओ। हाँ? अरे मामा हूँ, मामा कोई मजाक थोड़ी है, नहीं तो भांजा क्या कहेगा? हाँ? अपने भाई की जिंदगी मांग रही थी। ओह, उस रास्कल ने सब बता दिया। सुमन, सुमन, देख मेरी तरफ देख। छी छी, मेरी बहन होकर रो रही है, इतनी कमजोर। रोज भगवान की प्रार्थना करती, यही शक्ति दी उसने। अरे पगली, मैं कब तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, उस डर से रो रही। आज तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है, उसे देखकर खुश नहीं हो सकती, हंस नहीं सकती? सचमुच, जब तक खुश रहने और हंस पाने का कारण सामने हो, तब तक आने वाले गम को घसीटकर आज ही अपने समीप लाने का क्या फायदा। कम से कम आनंद ऐसा नहीं कर सकता। वो हर हाल में, हर सूरत में खुश रहने का जादू जानता था। तभी तो एक दिन उसे एक और मुरारी लाल दिखाई दे गया। अरे मुरारी लाल, यहाँ कहाँ? ये क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली शाहजहान की तरह? पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू, कुतुब मीनार पर बियर पिलाकर आउट कर दिया था। अरे जयचंद, तुम हद हो गई यार, 2 पैक भी दिल्ली छोड़ गए। 2 थोड़ी यार, 4 थे। लगी सर, भैया पैक तो 2 ही थे लेकिन डबल। चलो एक डबल हो जाए। नहीं यार, मैंने पीना छोड़ दिया। तुमने? नहीं मियाँ, छुट्टी कहाँ है, ये काफी मुंह से लगी हुई। ए बाबूशे, इधर। अच्छा यार, ये तो बता, शादी वादी की या छड़े के छड़े हो? नहीं मियाँ, जो लड़की मैं पसंद करता हूँ उसे अब्बा कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं छोटी है। और जो लड़की अब्बा लेकर आते हैं मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ, लगता है बड़ी है। क्या है ना बाबूशाही, मैं तुमसे कहा था ना, एक ना एक दिन हमारा मुरारी लाल जरूर मिल जाएगा। मिल गया। मुरारी लाल, ये है डॉक्टर भास्कर बैनर्जी, मैं नहीं कह रहता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। मैं और जयचंद बचपन में एक ही साथ पढ़ा करते थे, जब से ये इतना शैतान है कि मत पूछिए। इनका नाम जयचंद नहीं, आनंद है। तो मेरा नाम भी मुरारी लाल नहीं, ईसा भाई है। ईसा भाई सूरत वाला। अरे गुरुदेव, कहाँ चले? मुझे तुम्हारी तलाश थी। मान गए गुरु, इसी बात पे एक तरह जाए। नहीं चले, मुझे रिहर्सल पे जाना है। रिहर्सल? हाँ, अपनी नाटक कंपनी है। ड्रामा करते हो? तो गुरुदेव मुझे एक रोल दे दीजिए, थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी करता हूँ। एक्टिंग का नमूना तो मैंने देख ही लिया है। फिर भी चलो।
आनंद कितना भी जीवंत क्यों न हो, रोग उसके शरीर को जकड़ता जा रहा था। हर पल मौत उसके समीप आ रही थी। हर दिन जिंदगी उसकी पकड़ से छूट रही थी। और एक समय वो भी आया जब अधिक चलना फिरना उसके लिए मना हो गया। जाइए भाभी, एक बार मिलाइए, अब ज्यादा दिन नहीं रहे। नहीं भास्कर भैया, नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं। उस शाम डॉक्टर भास्कर अपने कमरे में अंधेरा किए बैठे थे। उनका मन बार बार विचलित हो रहा था। सारी तालीम, सारा चिकित्सा विज्ञान बेबस जान पड़ता था। तभी डॉक्टर भास्कर ने कुछ आहट सुनी। मुड़कर देखा, दरवाजे पर आनंद खड़ा था। ये बाबू शायद, ये अकेले में क्या कर रहे हो? आनंद, आज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। इस मुश्किल में अगर अकेला छोड़ दिया तो और मुश्किल हो जाएगी। चलो उस कमरे में चलते हैं, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करते हैं। वो जो कविता है ना। आनंद प्लीज जाओ, अपने कमरे में जाओ। कमरे में जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं नहीं चाहता तुम अकेले रहो। आनंद, क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? क्यों एक्सपेक्ट करते हो जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा? तुम हंसो तो मैं हंसता रहूं, तुम बोलो तो मैं बोलता रहूं, बक करता हूं तुम्हारे साथ। बाबू साहब, कितनी बार और कितनी बार मुझे याद दिलाते रहोगे कि मेरे दिन बुरे हो चुके हैं, मेरा आखिर आ गया। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूं जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में। नहीं बाबू मोशाय, नहीं, मैं अपनी मौत देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। मैं चला जाऊंगा, कल ही यहां से चला जाऊंगा। नहीं आनंद, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा तो कोई नहीं है, तुम मरोगे तो यहां मेरी बाहों में। अरे वाह, ये हुई ना मर्द वाली बात। बाबू मोशाय, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। बाबू मोशाय, मैं आज थोड़ी मरने वाला हूं, और अगर मर भी गया तो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। यही रहूंगा, यहां तुम्हारे साथ। हाँ आनंद, मैं जानता तुम मेरा हिस्सा हो गए, मेरे जीने का हिस्सा। बस एक ही चीज नहीं रहेगी मेरे पास। क्या? तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ये पक पक। तो फिर पक पक रिकॉर्ड कर लो, लेकिन हाँ, सबसे पहले तुम्हारी ये कविता रिकॉर्ड करें। कौन सी? वही जो तुमने कॉलेज में लिखी थी, जिसमें तुमने कहा था ओ मौत तुम एक कविता हो। चलो 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 चलो। आनंद ने पहले अपने बाबू मोशाय की कविता रिकॉर्ड की, फिर ईसा भाई की ड्रामा कंपनी में सुने हुए एक डायलॉग की नकल करते हुए बड़े नाटकीय अंदाज में अपना बयान भी रिकॉर्ड किया, जिसके पूरा होते होते आनंद और भास्कर दोनों दिल खोलकर हंसने लगे। मगर ये हंसी आनंद को भारी पड़ी। उसकी सांस उखड़ने लगी। आनंद को बिस्तर पर लिटाकर भास्कर ने डॉक्टर कुलकर्णी को बुलवाया, लेकिन उनका मन बहुत छटपटा रहा था। आनंद, ऑक्सीजन दे दो, आराम मिलेगा। खिड़कियां खोल दो, सब खिड़कियां खोल दो। प्रकाश, मैं डॉक्टर शास्त्री के पास जा रहा हूँ। सुना है होम्योपैथी में कोई दवा है जो लग जाए तो मिरेकल कर सकती है। क्या तू जानता नहीं कि आप कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तुझे कैसे मालूम कुछ नहीं हो सकता? क्या इससे पहले कभी कोई मिरेकल नहीं हुआ? बाबू मोशाय। आनंद, मैं अभी आया। कहीं मत जाओ मोशाय, इस वक्त कहीं मत जाओ मोशाय। तू घबरा नहीं, तू घबरा नहीं, मैं गया हो रहा है, गया हो रहा है। डॉक्टर भास्कर बनर्जी चले गए। आनंद को अपना दम घुटता हुआ सा लगा। डॉक्टर कुलकर्णी जानते थे कि ये अंत की सूचना है। मौत का साया आनंद की तरफ बढ़ रहा था और साथ ही आनंद की बेचैनी भी। रेणु जी, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए। बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बड़ा कमजोर है वो, मेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आनंद भैया, आनंद भैया। बाबू मोशाय नहीं आए? अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे।
बाबूशाह अभी तक नहीं आए। बाबूशाह, दोस्त, आनंद, दोस्त, टेप चला दो, जल्दी जल्दी मेरे दोस्त, टेप चला दो। आनंद की मर्जी के मुताबिक टेप रिकॉर्डर ऑन करके टेप चला दिया गया और टेप रिकॉर्डर से बाबू मोशाय की कविता कमरे में गूंजने लगी। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो। आनंद की सांस रुक चुकी थी, प्राण शरीर को छोड़ चुके थे। वहां मौजूद सभी लोग चुप सन्नाटे में खड़े थे। तभी डॉक्टर भास्कर होम्योपैथी की दवा लेकर कमरे में दाखिल हुए। प्रकाश, डॉक्टर शास्त्री। नहीं। कमरे के भारी माहौल ने उन्हें बता दिया कि वहां क्या हुआ है। वो जान गए कि आनंद संसार से जा चुका है, लेकिन बाबू मोशाय से जैसे ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई। आनंद के शिथिल शरीर को झकझोरते हुए उनकी बेबसी मानो आक्रोश बनकर फूट पड़ी। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। और तभी टेप रिकॉर्डर से आवाज आई, बाबू मोशाय, बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद की ये कहानी डॉक्टर भास्कर की डायरी के पन्नों में दर्ज थी, लेकिन उसकी हंसी के नक्श उनके दिल पर बने हुए थे। मौत पर हंसने के लिए अगर किसी में आनंद जैसी हिम्मत हो तो मौत बेशक एक कविता बन सकती है, और अगर इस कविता का अर्थ आदमी के भीतर उतर सके तो जिंदगी की पहेली आसान हो जाती है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। आनंद रूपम चित्रा के बैनर पर एनसी सिप्पी और ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। ये केवल कलात्मक या उपदेशक फिल्म नहीं थी, बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने जुबली बिजनेस किया। सन 1971 के लिए आनंद ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट हीरो, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए। फिल्म आनंद के कहानीकार, संपादक और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाना बेशक अच्छी फिल्मों का सम्मान कहा जाना चाहिए। फिल्म आनंद की पटकथा लिखने में ऋषिकेश मुखर्जी की गुलजार, डीएन मुखर्जी और विमल दत्त ने मदद की। संवाद और 2 गीत गुलजार ने लिखे और शेष 2 गीत योगेश ने। आनंद के संगीतकार थे सलील चौधरी। वक्त से कहना जरा, वो ठहर जाए वहीं। तुम अगर जाओ कभी, जाओ कहीं, वक्त से
आनंद को कैमरे में उतारकर पर्दे तक पहुंचाया फोटोग्राफर जयंत पठारे ने और साउंड रिकॉर्डिस्ट थे डी बावड़ेकर। फिल्म आनंद में टाइटल रोल यानी आनंद की भूमिका राजेश खन्ना ने निभाई। अमिताभ बच्चन बने थे बाबू मोशाय यानी डॉक्टर भास्कर बनर्जी और शेष कलाकार थे रमेश देव, सुमिता सान्याल, ललिता पवार, जॉनी वाकर, असित सेन, दुर्गा खोटे, दारा सिंह और सीमा। आनंद आदमी के सोच को झकझोर देने वाली फिल्म है। कहने को ये एक मरते हुए आदमी की कहानी है, लेकिन जीवन का संदेश देती है। मौत का इंतजार करते हुए भी कैसे जिंदगी को त्योहार बनाया जाए, इस बात का गुर सिखाती है। ऐसी कहानियां कभी नहीं मरती। बाबू मोशाय ने बेशक ठीक ही कहा था, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। फिल्म आनंद की बातें और फिल्म आनंद को पर्दे पर उतारने वाले ऋषिकेश मुखर्जी की बातें आपको सुनाई लोकेंद्र शर्मा ने। बाइस्कोप की बातें आप तक पहुंचाने में लेखक और प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा की सहायता की PKA नायर ने। और हाँ, इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए मुंबई दूरदर्शन और मधु राजा को भी धन्यवाद। अब आज की बाइस्कोप की बातें पूरी हुई, इसलिए अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।